ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। मैं उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं राहु केतु का जो परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन लंबे समय तक होगा। अभी 1.5 साल से राहु कहाँ थे? मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है, और केतु थे धनु राशि में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। अब ये अपनी वक्री चाल से अपनी राशि बदलेंगे और ये आ जाएंगे, राहु आ जाएंगे वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है, और केतु आ जाएंगे मंगल की राशि, मतलब कि वृश्चिक राशि में। तो इस तरह से वक्री चाल से ये दोनों अपने राशि परिवर्तन करेंगे। क्योंकि ये 1.5 साल तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, इसलिए इनका प्रभाव व्यापक देखा जाता है और समय से थोड़ा-सा पहले हो जाता है शुरू इन प्रभाव। अगर डिग्री भी देखनी होगी आपके नेटल चार्ट में, कितनी डिग्री पे है, कितने पावरफुल हैं ये, मतलब कि मान लीजिए मृत अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, या मान लीजिए यंग अवस्था में है, किस नक्षत्र में है, ये भी देखना होगा। तो अब जो अगली राशि जो बनती है राहु केतु के परिवर्तन के लिए, वो है कर्क राशि है। कर्क राशि के बताने के पहले मैं थोड़ा-सा संक्षेप में बताना चाहती हूँ राहु केतु की थोड़ी-सी जानकारी। वैसे तो सभी लोगों को पता है कि ये मतलब क्रूर ग्रह हैं और राक्षस श्रेणी में आ जाते हैं, और ये वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ वृषभ राशि किसकी है? शुक्र की राशि, जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है। और राहु वैसे तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये बुध की राशि में रहते हैं, जैसे अभी थे, तब भी अच्छे फल देते हैं, और जब वृषभ राशि में आ जाएँगे, शुक्र की राशि, और शुक्र क्या है? दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो वहाँ भी अच्छे फल देते हैं। मतलब 2 राशियों को ये अपना क्या ना अपनी राशि मान के चलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही राशियों में ये अच्छे परिणाम देने के लिए आए हैं। और केतु के लिए, जैसे केतु के लिए भी कहा जाता है कि केतु मंगल की तरह बिहेव करते हैं, और मंगल की राशि में ही आ रहे हैं, और मंगल की जो लोग होते हैं, जो मंगल प्रधान लोग होते हैं, वो बहुत ऊर्जावान होते हैं, बाय नेचर वो उग्र होते हैं, और मतलब कुछ ऐसे जगह जो कि स्पोर्ट्स से, या मान लीजिए पुलिस से या आर्मी से संबंध रखने वाले होते हैं, वो उसमें बहुत अच्छा ये शौर्य दिखाते हैं अपना। तो इस तरह से अगर ये वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, तो अगर आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में भी मंगल की स्थिति अच्छी है, और मान लीजिए दशा या महादशा भी चल रही है मंगल की, तब भी आपको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक इसी तरह से राहु के बारे में कहा जाता है। राहु वैसे तो इनकी कोई अपनी बॉडी नहीं होती है, केतु की भी नहीं होती है, लेकिन जिस राशि में ये बैठते हैं और जिस घर में बैठते हैं, उस घर की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे ये शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो शुक्र से इनकी मित्रता है, तो क्या है कि ये शुक्र की तरह कुछ-कुछ अपना बिहेव करने लगेंगे। ठीक इसी तरह केतु भी मंगल की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो समझ लीजिए कि फिर आपको ये जो 1.5 साल का पीरियड है, आपके लिए वो कुछ न कुछ अच्छी खबर लेके आया है, शुभ सूचना लेके आया है। राहु इस दौरान जो है वो अलग-अलग नक्षत्रों से मतलब निकलेंगे। इनको 3 नक्षत्र से निकलना पड़ेगा, जैसे कि ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है, फिर उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र में जाएँगे, फिर लास्ट में ये कृत्तिका नक्षत्र में जाएँगे। तो रोहिणी नक्षत्र तो चंद्रमा का ही नक्षत्र है, आपके स्वामी राशि भी चंद्रमा है कर्क राशि के, तो आपको उस दौरान सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और ये जो है वो रोहिणी नक्षत्र सबसे अच्छे नक्षत्रों में, शुभ नक्षत्रों में गिनती इसकी की जाती है। तो जब-जब ये रोहिणी नक्षत्र में होंगे, तो समझ लीजिए आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। उधर फिर भी जब कृत्तिका नक्षत्र में आएँगे, तो सूर्य का नक्षत्र है वो, तो उस समय भी आपको काफ़ी लाभ होगा। कुल मिला के ये है कि कर्क राशि वालों के लिए राहु का जो परिवर्तन है, बहुत अच्छी सूचना लेके आया है। अब आ जाते हैं केतु के बारे में। केतु जो है वो भी 3 नक्षत्रों से गुज़रेंगे, जैसे कि सर्वप्रथम ये ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद ये अनुराधा में आएँगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, जबकि विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है। तो चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं, केवल शनि को छोड़ के, बाकी शनि और राहु भी इनको अच्छा नहीं, मतलब इनका मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं। राहु केतु भी इनसे थोड़ा-सा मतलब रखते हैं, जेलस रखते हैं, लेकिन बाकी ग्रह जो है चंद्रमा से, बुध के अलावा, बुध को चंद्रमा अच्छा नहीं, मतलब उनको मित्र श्रेणी में नहीं मानते हैं। तो कुछ ग्रहों को छोड़ के बाकी चंद्रमा हर एक राशि में अच्छे संबंध है चंद्रमा के।
तो 3 नक्षत्रों में भी गुज़रेंगे। इसके अलावा एक और बात देखनी सभी राशि वालों के लिए ज़रूरी है कि राहु वैसे तो ये इनकी कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं है। जिस ग्रह में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उसकी तरह बिहेव करते हैं और जहाँ तक घर वाली बात है, तो मैंने ऐसे देखा है कि 3 6 और 10 5 उसके बाद है 6 मैं फिर से बताती हूँ इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसमें 3, 5, 6 और उसके बाद 9 और उसके बाद फिर 10 और 11 ये भाव जो हैं वो कैसे हैं? ये इनके कारक भाव मान के चलें। इन घर में अगर ये गोचर में आते हैं या आपकी नेटल चार्ट में बैठे हैं, तब भी अच्छे फल देते हैं। जब राहु जहाँ बैठते हैं उसके बननेटी पे केतु होते हैं। तो एक-दूसरे की दृष्टि से आत्मीय दृष्टि का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो जब एक मान लीजिए राहु अच्छी शुभता लेके आ रहे हैं, तो केतु के प्रभाव में भी शुभता ही दिखाई देगी। मतलब केतु को क्या है धड़ माना जाता है और राहु को क्या माना जाता है ऊपर का हिस्सा। तो राहु की एक विशेष बात है वो हर चीज़ को क्या है अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है या उनकी दशा महादशा चल रही है तो भ्रमित कर देते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं, अनिर्णय की स्थिति में डाल देते हैं। और गलत काम करने के लिए ज़्यादा उकसाते हैं। मतलब बैड कंपनी के लिए भी ये थोड़ा-सा उकसा देते हैं। अगर अपना और नेटल चार्ट में अच्छे प्लैनेट आपके साथ नहीं है तो। अगर अच्छे प्लैनेट की मतलब साथ है और दशा-महादशा भी अच्छे चल रही है, तो राहु के मुकाबले कोई अच्छे फल देने वाला नहीं होता है। भले ही वो गुरु ग्रह में है, अगर आपकी नेटल चार्ट में ये मान लीजिए 10वें घर में है और 11वें घर में है, तो बेस्ट रिज़ल्ट होंगे और अगर गोचर में भी इन घर में प्रवेश कर रहे हैं, तब भी समझ लीजिए जीवन की हर एक जो मनोकामनाएँ आपने पाल रखी थी, वो पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं ये। तो राहु और केतु वैसे तो इनको बहुत अशुभ माना जाता है, ज़्यादातर लोग इनसे घबराते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर नेटल चार्ट में अच्छे हैं और आपके और ग्रह आपके सपोर्ट में खास तौर से आपके लग्न राशि या स्वामी राशि, तो आपको फिर बहुत ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। जबकि चंद्रमा के लिए तो ऐसा जाना जाता है कि हर 1 2 ढाई दिन में ये अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए इनकी वजह से अगर ये कभी भी चंद्रमा आपको 6, 8, 12 में आते हैं तो थोड़ा-सा सोचनीय स्थिति होती है। अदरवाइज़ आपको पूरे मतलब डेढ़ साल तक देखना होगा कि और आपके मतलब कहाँ-कहाँ ये विचरण कर रहे हैं और किस घर में आ रहे हैं। तो अब और लंबा ना कर करके मैं थोड़ा-सा कर्क राशि वालों के लिए बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या-क्या शुभता आपको प्राप्त होगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है कर्क राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी सूचना लेके आए हैं। आपके राहु आपके आए हैं 11वें घर में जो कि महत्वाकांक्षा का घर है। इनका कारक भाव है, सब दी बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं 10वें और 11वें घर में। तो ये जब 11वें घर में आ रहे हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी करने के लिए आ रहे हैं। ये इनके लिए जो भी आपको लाभ मिल रहे थे, जो नए अवसर प्राप्त हो रहे थे, उसमें कई गुना वृद्धि करेंगे जहाँ तक राहु वाली बात है। और फिर नक्षत्र स्वामी भी देख लेना चाहिए साथ-साथ एक से अनेक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा देंगे। जिस घर में ये बैठते हैं, उस घर की वृद्धि कर देते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत एक से ज़्यादा आपने मतलब अभी तक जो नहीं हो पा रहे थे, वो काम होना शुरू हो जाएँगे। कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है इन दिनों। मान-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, व्यापार में भी विस्तार अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इस समय विस्तार भी हो सकता है। मतलब नित नए डेवलपमेंट आपको दिखाई देंगे अपने जीवन में। जो आपने पहले से महत्वाकांक्षाएँ पार रखी थी, वो सब पूरी होने वाली हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, उस अवसर को आपको फ़ायदा ले लेना चाहिए। जहाँ तक और मतलब चीज़ों का है, जैसे मान लीजिए इनकी अगर दृष्टियाँ देखी जाएँ, तो फिर आपको दृष्टियों का भी लाभ होगा। इनकी ये जो राहु है, इनकी एक दृष्टि आपके 3rd भाव पे पड़ेगी और एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी और एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो वो भी देखना होगा। जैसे तीसरे भाव पे तो बहुत अच्छी दृष्टि होती है। ये तीसरा भाव वैसे छोटी-छोटी यात्राओं का होता है, भाई-बहनों का होता है, तो भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटी-छोटी यात्राएँ वो भी लाभप्रद होंगी। और इसके अलावा जो एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, मंगल के मतलब जहाँ राशि है, वहाँ पर केतु भी विद्यमान है 7वीं दृष्टि। तो वहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट के लिए तो समय अच्छा है। कोई-कोई नया इन्वेंशन आपके द्वारा होगा
और आपकी जो अधूरी शिक्षा अगर कहीं थी, वो उसमें पूर्णता होगी और लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वहाँ थोड़ी-सी सावधानी होगी क्योंकि वहाँ फायर एलिमेंट की मात्रा बढ़ जाएगी केतु और मंगल की वजह से। इसलिए अगर गर्भधारण आपने कर रखा है, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक संतान अगर इस समय प्राप्त होगी, तो संतान भी बहुत अच्छी प्राप्त होगी, खासतौर से पुत्र रत्न की प्राप्ति की ज़्यादा संभावना बनी हुई है इस समय तक। और इसके अलावा जो इनकी एक दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ने वाली है? सप्तम भाव पे। वहाँ पर शनि पहले से ही विद्यमान है, वहाँ पर गुरु भी रहेंगे क्योंकि गुरु अभी नवंबर से आ जाएँगे, वो आपके मकर राशि में आएँगे और मकर राशि आपकी कहाँ है? सस नामक पंचमहापुरुष का निर्माण कर रहे हैं और वो कहाँ? आपके 7th भाव में। तो अगर आप विवाह बंधन में नहीं बंधे हुए थे और प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि बिना प्रयत्न तो कोई भी कार्य नहीं होगा, तो विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। प्रेम विवाह भी संपन्न हो सकता है, बस थोड़ा-सा अपनी वाणी पे ज़रूर कंट्रोल ऐसी स्थिति में रखना पड़ेगा, जहाँ कहीं प्रेम प्रसंग है, वहाँ उग्रता नहीं दिखानी है क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी होता है, आपकी फायर एलिमेंट की मात्रा वहाँ ज़्यादा है, इसलिए आप कुछ अभी-तभी नहीं बोलेंगे, तो आपका विवाह भी अच्छी स्थिति में अल्लाह मतलब आ सकता है और अगर मान ली कोई वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, तो शनि वहाँ आके आप उस बात को क्या करेंगे सुलझा देंगे। वैसे तो शनि बहुत कहना चाहिए उनसे डर लगता है लोगों को, बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, जिस घर में बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, तो 7वाँ घर किसका होता है? व्यापार का भी होता है, जैसे मैंने बताया, व्यापार में भी नए-नए डेवलपमेंट हो सकते हैं और वृद्धि भी इस समय आप कर सकते हैं। खास तौर से ऐसे व्यापार जो विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादा प्रगति होती है। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, वो आपके लिए काफ़ी इस समय फ्रूटफुल रहने वाला है और इनके और भी मतलब इनकी शुभता दिखाई देगी। जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, आपके कनेक्शन कहीं सोशल नेटवर्किंग से है, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और काफ़ी पैसा भी कमाएँगे इस दौरान आपको। डेटा चार्ट में अगर राहु की स्थिति अच्छी है, तो आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कुल मिला के राहु की जो दृष्टियाँ हैं, वो थोड़ा-सा कभी-कभी आपको परेशान देनी पड़ेगी और आपके नेटल चार्ट में जो राहु जिस-जिस नक्षत्र में आएँगे, उस नक्षत्र के स्वामी जैसे मैंने बताया है, उनको भी देखना होगा। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बात। अगर मान लीजिए मंगल की या मान लीजिए राहु जो अब किस में रहे हैं, शुक्र की राशि में आ रहे हैं और चंद्रमा और शुक्र के व्यवहार सम हैं, मतलब इनकी मित्रता नहीं है, ना शत्रुता, सम व्यवहार रखते हैं। तो शुक्र की पोज़ीशन भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, नंबर 1 और दूसरे नंबर 2 है कि आपकी स्वामी राशि से उनकी क्या है मतलब उनकी कितने परसेंट कह सकते हैं उनकी संबंध अच्छे हैं, कितने परसेंट खराब हैं। तो शुक्र की स्थिति अगर बहुत ही अच्छी है, तो आपको चौथे भाव से संबंध भी अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि शुक्र की एक राशि कहाँ है आपके चौथे भाव में है। चौथा भाव किसका है? भूमि, भवन, वाहन का है। तो आपके सुख साधन में वृद्धि होगी, नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं और कोई बड़ी गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे थे, तो वो भी इस समय प्राप्त हो सकती है। शुक्र जो है वो आपको चौतरफा लाभ आपके सुख समृद्धि में देंगे और ऐसा व्यापार जो कि शुक्र से संबंधित है, उसमें भी आपको कुछ न कुछ लाभ पहुँचाने वाले हैं। तो कुल मिला के शुक्र की भी शुभता प्राप्त होगी आपको इधर और जो आपके राशि में जो मतलब चल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी सुखद स्थिति में ला के रख मतलब आपको पहुँचाने वाले हैं। आपके नेटल चार्ट में भी बहुत आवश्यक है देख लेना कि राहु की स्थिति क्या है। यदि मान लीजिए राहु आपके नेटल चार्ट में मतलब जन्म के समय आपके 6वें, 8वें या 12वें घर में पड़ा हुआ है, तो शुभता में थोड़ी-सी कमी हो जाएगी। लेकिन इस समय गोचर की जो स्थिति बता रही है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा संकेत दे रही है। बस आपको कहीं-कहीं थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे लव अफेयर है, जैसे मैंने बताया कुछ भी वाद-विवाद ना करें उनसे प्रेममय व्यवहार रखें। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। एजुकेशनल जहाँ तक फ़ील्ड है उसमें थोड़ा-सा आपको जो निर्णय है वो थोड़ा सोच समझ के लेना है। मिलेगा तो बहुत अच्छा लेकिन निर्णय अगर सोच समझ के लेंगे तो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और
मंगल की स्थिति अगर आज नेटर चार्ट में अच्छी, क्योंकि 5वां भाव इस समय आपका मंगल की राशि है। मंगल की स्थिति अच्छी है, तो आप सेना में, पुलिस में या स्पोर्ट्स में भी अपना भाग्य आज़मा सकते हैं, क्योंकि मंगल की एक राशि आपके 10वें भाव में है। तो इस तरह से ये 10वां भाव भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इस तरह से जॉब में भी अगर आपने मान ली एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान की प्राप्ति भी जैसे मैंने बताया होगी, और वो भी इस समय काफ़ी ऊर्जावान होगी। कुल मिला के ही कि आपके लिए जो समय है वो काफ़ी फ़ेवरेबल है। कर्क राशि वालों को अगर वो चाहें तो इस समय अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, और उनके जो शत्रु अगर उनको परेशान कर रहे थे इस समय, वो भी परास्त हों, क्योंकि एक राशि जो है गुरु की आपके 6वें भाव में है, और गुरु आपके कहाँ है? आपके 7वें भाव में है। जब भी कोई ग्रह केंद्र में आता है, तो उसकी शुभता में अगर वो शुभ ग्रह है, तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। हालाँकि वो है नीच राशि में, लेकिन शत्रु भी परास्त होंगे। अगर ऋण में अगर आपने कोशिश की थी, अप्लाई किया था, वो ऋण भी प्राप्त हो सकता है। आपके लिए मतलब ये है कि चौतरफा लाभ लेके आए हैं। 11th हाउस के जो राहु हैं, वो पूर्णतः आपको लाभ की स्थिति में पहुँचाएँगे। ठीक इसी तरह से केतु भी है। केतु जैसे मैंने बताया 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। केतु पहले जाएँगे बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसके बाद दूसरी फिर प्रवेश करेंगे अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है, और जो विशाखा नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। तो इस तरह से चंद्रमा और गुरु की तो बहुत ही अच्छी मित्रता है, और और इसके अलावा शनि की और चंद्रमा की उतनी अच्छी मित्रता नहीं है, जबकि चंद्रमा और बुध भी बहुत अच्छे मित्र नहीं जाने जाते हैं। तो जो मतलब लास्ट का जो फेज़ होगा, जब गुरु की उसमें आ जाएँगे, ये प्रवेश करेंगे, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। उसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊँगी, और इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो भी इस तरह 5 मतलब जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो जो एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है? आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि एक राशि गुरु की राशि है वहाँ, और गुरु को अगर देखा जाए तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे पूरी तरह से। तो 9वें भाव मतलब भाग्य का भाव है, भाग्य से हर कार्य संपन्न होगा। एक जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि इनके कहाँ पड़ेगी? 11th भाव पर। जैसे मैंने बताया 11th भाव पर राहु भी हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, और एक दृष्टि जो है इनकी लग्न में पड़ेगी, तो क्रोध की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा देंगे ये। तो वहाँ थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको थोड़ा-सा सब्र करके और बहुत सी परेशानी से बचा जा सकता है, तो इस तरह से क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। जहाँ तक संतान वाली बात है, संतान की प्राप्ति होगी, और संतान से संबंधित जो कार्य आपने पहले से उनकी एजुकेशन के लिए या शादी के लिए प्रयत्नरत थे, इस समय उसमें सफलता दिलाने वाले हैं। कुल मिला के ये है कि कर्क राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र, संतान संबंधित, विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो वहाँ भी फ़ायदा है। हर एक महत्वाकांक्षा इस समय आपका पूर्ण करने का समय आ गया है। इसलिए आप बिल्कुल पूरी बहादुरी से और धैर्य के साथ और विवेक के साथ कार्य करेंगे, तो आपको चौतरफा लाभ होने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है, तो फिर आपको सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि शनि का आपको करना चाहिए। अगर करेंगे आपको तो थोड़ा शनि परेशान कर सकते हैं इन दिनों, क्योंकि शनि की और चंद्रमा की मित्रता नहीं है, और आपके 7वें भाव में है, तो लाइफ पार्टनर से या किसी चीज़ से थोड़ा-सा अगर परेशानी हो रही है उनकी हेल्थ में या उनके रिश्ते में अगर परेशानी हो रही है, तो शनि की उपासना करें। या तो शनि के मंत्र करें, या फिर मतलब नीडी लोगों को हर शनिवार को दान दें, पीपल की परिक्रमा करें, या फिर आप चाहें तो इस समय मतलब शनि से संबंधित जो भी दान कर सकते हैं, वो दान करें। फिर आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है। अगर फिर आप चाहें तो शिव की भी आराधना कर सकते हैं। शिव तो ख़ैर हर एक प्लैनेट को शांत करने की क्षमता रखते हैं। तो कुल मिला के है कि कर्क राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। आपको बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए, और मन मुताबिक जो कार्य आप कर रहे थे इस समय करते रहिए। उसमें आपको हर तरह से सफलता प्राप्त होगी। तो आज कर्क राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।